कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। प्रवर्तन निदेशालय अवैध व्यापार और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म में शामिल डब्बा ट्रेडिंग ऐप की वित्तीय और परिचालन गतिविधियों की जांच कर रहा है। ईडी ने 9 जनवरी को इंदौर की लसूड़िया पुलिस स्टेशन में गूगल और मेटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की गई थी। जांच एजेंसी इन बेटिंग ऐप के प्रचार में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका जांच कर रही है, जो हवाला कानून के संभावित उल्लंघनों के लिए जांच के दायरे में है। दोनों टेक कंपनियों को 28 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया गया है। पिछले सोमवार 21 जुलाई को दस्तावेजों के साथ इन कंपनियों के प्रतिनिधि पेश नहीं हो पाए थे। मुख्यमंत्री योगी आज पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे और प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन किए जाने वाली परियोजनाओं की सूची को अंतिम रूप देंगे। आज मुख्यमंत्री योगी अपने काशी दौरे पर सेवापुरी ब्लॉक के बनौली कालिका धाम के प्रधानमंत्री की जनसभा के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में सभी जानकारी लेंगे। इस जनसभा में वाराणसी लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों से 50,000 से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। बाराबंकी के अवसानेश्वर महादेव मंदिर में आज सोमवार को दर्शन से पहले भगदड़ मच गई, जिसमें 15 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंदिर के दर्शन के दौरान बिजली का तार टूटने से 3 शेड में करंट उतर गया, जिसके कारण श्रद्धालु में भगदड़ मच गई। हादसे के बाद मंदिर परिसर और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुटे हैं। यह घटना कैसे हुई, इसकी जाँच अभी चल रही है। घटना के बाद मंदिर में आए लोग नियमित तरीके से दर्शन पूजा कर रहे हैं। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर दोपहर 12 बजे से चर्चा शुरू हुई है। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। चर्चा में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। करीब 16 घंटे तक इस विषय पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस ने आज अपने लोकसभा सांसदों के लिए जारी व्हिप किया था। पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, वो भी लगातार 3 दिनों के लिए। पार्टी ने महत्वपूर्ण 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। इसका अर्थ है कि पार्टी के सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहना अनिवार्य है और किसी भी महत्वपूर्ण मतदान या चर्चा के समय वे पार्टी लाइन के अनुसार ही मतदान करेंगे। नकदी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई होगी। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में आंतरिक जांच समिति की उस रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की अपील की है, जिसमें उन्हें नकदी बरामदगी विवाद में कदाचार का दोषी पाया गया है। इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ सुनवाई कर सकती है। जस्टिस वर्मा ने देश तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की 8 मई की सिफारिश रद्द करने का अनुरोध भी किया है, जिसमें उन्होंने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया था। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड तक पिछले 24 घंटों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश ने कहर बरपाया है। मुंबई में रविवार को भारी बारिश के चलते कई हिस्से जलमग्न दिखे। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में भी 7 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। मौसम विभाग ने 28 जुलाई को पूर्वोत्तर में मूसलाधार बारिश के जारी रहने की संभावना व्यक्त की है, जबकि 29 से 31 जुलाई के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का एक नया चरण शुरू होने का अनुमान है। उत्तराखंड के 49 विकास खंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 68% मतदान हुआ। आज प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव होगा। 14,751 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन चुनाव में मेरा गांव मेरा वोट की भावना के साथ प्रवासी मतदाताओं ने बड़ी संख्या में गांव की सरकार बनाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे में साफ है कि प्रधान को तय करने में प्रवासियों का रुझान अहम रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में महिलाओं ने जमकर 73% तक वोटिंग की, जबकि पुरुषों ने 67% तक की वोटिंग की। बिहार में मतदाता सूची सुधार के पहले चरण का काम 24 जून से 25 जुलाई तक चला, जिसमें 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा किया। 12 प्रमुख राजनीतिक दलों ने 1.60 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त किए हैं। जिन लोगों का नाम कई जगह वोटर लिस्ट में था, उनका नाम सिर्फ एक जगह रखा जाएगा। 1 अगस्त से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। कोई भी व्यक्ति या पार्टी 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक नाम जोड़ने या गलत नाम हटाने के लिए दावा आपत्ति कर सकता है। सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाताओं और राजनीतिक दलों को चाहिए कि भ्रम फैलाने का काम ना करें।
सीरिया में संसदीय चुनावों की तारीख की घोषणा 15 से 20 सितंबर के बीच होगी। सीरिया में संसदीय चुनावों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव 15 से 20 सितंबर के बीच होंगे। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के बाद पहली बार चुनाव होंगे। चुनाव प्रक्रिया के आयोजन के लिए नियुक्त निकाय के प्रमुख ने रविवार को चुनाव के संबंध में जानकारी दी। जनसभा चुनावों के उच्च समिति के अध्यक्ष मोहम्मद ताहा अल अहमद ने बताया कि यह चुनाव सीरिया के लिए इसलिए खास है क्योंकि दिसंबर में विद्रोहियों के तेज हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का पतन हो गया था, जिसके बाद देश की नई सरकार के तहत ये पहले चुनाव होंगे। सीरिया की संसद में कुल 210 वोट सीटें हैं। इनमें से 1/3 सीटों पर अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा खुद लोगों को नियुक्त करेंगे, जबकि बाकी सीटों पर चुनाव होंगे। अमेरिका और ईयू के बीच टैरिफ पर सहमति बन गई है। व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ईयू पर 15% टैरिफ लगाएगा। साथ ही यह सहमति भी बनी है कि ईयू अमेरिका में $600 अरब निवेश करेगा। यह समझौता बहुत कुछ जापान की तरह ही है। अमेरिका में ईयू के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ 50% तक ही लगेगा। हालांकि यूरोप में कई लोग 15% के टैरिफ को खराब मानेंगे, लेकिन ट्रंप की 30% वाली धमकी की तुलना में ये बेहतर है। यह समझौता पिछले सप्ताह जापान के साथ अमेरिका के समझौते जैसा ही है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।